नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी की एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम स्वरों के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वरों, व्यंजनों और अन्य वर्णों के परिचय के बारे में बातचीत किया था और इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं कि स्वर क्या होते हैं और स्वरों के प्रकार क्या है और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में हमारे आएंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, स्वर को अंग्रेजी में वावेल कहते हैं और संस्कृत में इसे अच कहा जाता है। स्वरों को अच कहने के पीछे तर्क यह है कि यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। प्रत्याहारों की चर्चा हम आगे आने वाले समय में अगली वीडियोस में करेंगे। स्वरों की परिभाषा के अंतर्गत मैंने परिभाषा यहाँ नोट की है कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु यानी कि मुंह से निकलने वाली हवा जो हमारी स्वर यंत्रियों के माध्यम से बाहर निकलती है उसे प्राण वायु कहते हैं। फिर से देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु यानी हवा बिना किसी रुकावट या बाधा के निकलती है, एवं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, या दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये स्वर हैं अ, आ, ई, इसे छोटी और बड़ी ई के नाम से कहते हैं। वास्तव में इसे बोलने में समय कम लगता है तो इसे हम ह्रस्व या लघु ई कह सकते हैं, और इसे बोलने में इससे दुगुना समय लगेगा तो इसे हम दीर्घ ई या द्विमात्रिक ई कह सकते हैं। लेकिन सामान्यतया हिंदी बेल्ट में या हिंदी क्षेत्रों में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऐसे भी पढ़ा जाता है, जो कि गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने अलग अलग रंगों से इसे लिखा है। कुछ काले अक्षर हैं, कुछ नीले अक्षर हैं और कुछ लाल अक्षर हैं। इनके पीछे का तर्क मैं भी बताऊंगा इस अगली पंक्ति के बाद। इस पंक्ति में हम देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? बार बार ये प्रश्न समझ में नहीं आता है लोगों को कि मात्रा किसे कहते हैं। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। यानी जो समय स्वरों के उच्चारण में लगता है वो समय ही मात्रा है, और इसी समय के आधार पर, इसी मात्रा के आधार पर हम स्वरों को 3 अलग अलग भागों में वर्गीकृत या विभाजित करते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण कि स्वर पहला एक मात्रिक स्वर है, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं या लघु स्वर भी कहलाता है। दूसरा द्विमात्रिक स्वर है जिसे हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और तीसरा त्रिमात्रिक स्वर है या इसे हम प्लूत स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ इसके बगल में ऐसा लिखा है स्पष्ट रूप से कि एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था, लेकिन अब यहाँ स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे कम समय लगने वाला, सबसे कम समय में उच्चारित किया जाने वाला, सबसे कम समय में बोले जाने वाला वर्ण या स्वर ह्रस्व कहलाएगा, एक मात्रिक कहलाएगा, लघु कहलाएगा। यानी अ, ई, उ और री, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये चारों स्वर ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं, लघु स्वर हैं, और स्पष्ट रूप से मात्रा के आधार पर इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो इनकी संख्या 4 है, जो मैंने काले रंग से लिखा था। अ, ई, उ, री। फिर से देखिए, अ, ई,
उ री, ये चारों जो काले अक्षर हैं, जो काले रंग से लिखे गए हैं, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं, कम समय लगता है। इसके बाद बात करते हैं द्विमात्रिक स्वर। नाम से ही स्पष्ट है, द्विमात्रिक है यानी कि मात्रा दुगुनी हो जाएगी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से दुगुना समय लगता है, लघु स्वरों के समय से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से स्वर हैं? आ, ई, उ। आ, ई, इसी ई को हम दीर्घ ई भी कह सकते हैं और हमारे यहाँ बड़ी ई भी कहा जाता है। इस उ को हम दीर्घ उ कह सकते हैं या इसे बड़ा उ कहा जाता है। ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 द्विमात्रिक स्वर है। हम क्रमशः बात करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगला लिखा है त्रिमात्रिक स्वर। 2 प्रकार हमने देखा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। अब हम तीसरा प्रकार देख रहे हैं, त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से तिगुना समय लगता है, स्पष्ट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि दुगुना लग रहा था द्विमात्रिक, तिगुना लग रहा है तो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे हम जब उच्चारण करेंगे तो इसमें हम समझेंगे। देखिएगा 7 और 4 11। आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 11 तो यही कंप्लीट हो गया, तो फिर ये कितने होते हैं? तो इन स्वरों की संख्या नहीं स्पष्ट है, नहीं है। किसी भी स्वर को हम प्लुत स्वर बना सकते हैं। हम किसी स्वर को प्लुत स्वर बना सकते हैं। जैसे यहां आप एक शब्द देख रहे हैं, ओम लिखा है, ओम लिखा है। यहां ये ओ है, ये द्विमात्रिक स्वर है ओ, लेकिन जो ही इस ओ के बाद देवनागरी में 3 लिख दिया जाए, ये 3 लिखा हुआ है और इस 3 लिखने पर इसका उच्चारण तिगुने समय में किया जाएगा, ओम किया जाएगा। इस तरह से किसी भी स्वर के साथ आ लिखा है, आगे लिख दीजिए 3 देवनागरी में। अब इसे आ ना पढ़ के आ पढ़ा जाएगा। जैसे आप ई लिखे हैं, इसके आगे 3 लिख दीजिए तो इसे ई ना पढ़ के ई पढ़ा जाएगा। यानी आपको अधिक समय देना पड़ेगा, आप अधिक समय लगाएंगे तब जाकर के प्लुत स्वर का उच्चारण आप स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। लेकिन हिंदी में इन स्वरों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन कई बार आप गाने में, कई बार संगीत में स्वरों को लंबा समय देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कई बार आप गाने में ऐसे कुछ चिन्हों का प्रयोग देखे होंगे, अंत में कुछ ऐसे चिन्ह लगे रहते हैं, वो इसीलिए किया जाता है ताकि स्वरों का समय बढ़ाया जाए। आपने ऐसा देखा होगा गाने में कई बार, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे लिखा है भोजपुरी गाना लिखा है जात बानी, तो इस बानी में अगर ज़्यादा लेट करना है, इसको ज़्यादा समय लगाना है तो ऐसे बना रहेगा। आप ऐसे कुछ देखे होंगे, ये प्लुत स्वरों के लिए ही बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्लुत स्वर, द्विमात्रिक स्वर और एक मात्रिक स्वर अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। दीर्घ स्वरों का निर्माण इन स्वरों से होगा जिन्हें हम लघु स्वर कह रहे हैं। तो कौन से लघु स्वर मिलके किन दीर्घ स्वरों का निर्माण करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम यहाँ समझने के लिए इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि दीर्घ स्वर जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक वो दीर्घ स्वर जो समान लघु स्वरों से मिलकर बनेगा, उसे हम समान दीर्घ स्वर कह सकते हैं। समान दीर्घ स्वर कहते हैं जो समान से मिलकर के बनेगा, अभी उसकी हम बात कर रहे हैं। एक दीर्घ स्वर ऐसा होगा जो असमान स्वरों से मिलकर बनेगा, उसे हम असामान्य दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कह सकते हैं, इन्हें हम अभी देखेंगे। तो जो समान दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या 3 है और जो असमान दीर्घ स्वर हैं या जो संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या 4 है। अब हम इसमें क्रम में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अ से लेकर के औ तक इन 11 स्वरों में से जो नीले रंग से सर्किल किया गया है, जो नीले रंग का गोला बनाया गया है, 1 2 3 4 यानी अ ई उ री, ये तो चारों हमने देखा है अभी कि ये छोटे स्वर हैं, एक मात्रिक स्वर हैं, लघु स्वर हैं। अब इन्हीं लघु स्वरों के संयोग से, जोड़ने से इन स्वरों का निर्माण होगा
आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ का। कैसे होगा देखिए, जैसे अ का निर्माण करना है, जैसे आ का आ बनाना है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, अ, आ में से कोई एक और फिर अ, आ में से कोई एक अगर आपस में जुड़ जाएगा तो आ बना देगा। इसको ऐसे समझिएगा कि अ और आ आपस में समान स्वर भी कहलाते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन जब बात आती है जुड़ने की, तो अ में अ जोड़कर, अ में अ जोड़कर आ बनता है। इसी तरह से अ में आ जोड़कर भी आ बनेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बड़का आ बन जाएगा, इधर आके कोई और आ जुड़ जाएगा। इसमें अ और आ आपस में मिलकर आ बनाएंगे, वैसे ही आ और अ मिलकर के आपस में आ बनाएंगे, और आ भी मिलकर आ ही बनाएंगे, ये कुछ और नहीं बनाएंगे। यानी अ और आ चाहे जैसे जुड़ जाए, निर्माण हमेशा आ का ही होगा। चाहे अ में जुड़ जाए, चाहे आ में जुड़ जाए, चाहे आ में अ जुड़े, चाहे अ में आ जुड़े। तो आ स्वर का यानी आ दीर्घ स्वर है। ये समान दीर्घ स्वर क्यों है? क्योंकि समान से जुड़ के मिल रहा है, समान से जुड़ करके बन रहा है। अ में अ जुड़ रहा है या अ में आ जुड़ रहा है, ये दोनों आपस में समान स्वर हैं, ये दोनों आपस में समान स्वर हैं, इन्हें हम समान स्वर भी कहते हैं। लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक ऐसे ही ये दोनों आपस में समान स्वर हैं, ई और बड़ी ई आपस में समान स्वर हैं, लेकिन ये छोटी है, आई बड़ी है। ये ह्रस्व है तो ये दीर्घ है। देखिए ऐसे, जैसे बड़ी ई का निर्माण किससे होता है? ई और बड़ी ई, इन दोनों में से किसी में फिर से ई या बड़ी ई जुड़ जाए, या यूं कह सकते हैं कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई जुड़ जाए तो ई का निर्माण होगा, जिसे हम दीर्घ ई या बड़ी ई कह रहे हैं। कैसे होगा भाई? जैसे ई है, इस ई में ई जुड़ जाए, ई में ई जुड़ जाए तो बड़ी ई बन जाएगी। जैसे ई में बड़ी ई जुड़ जाए तो भी बड़ी ई बन जाएगी। अगर बड़ी ई में छोटी ई जुड़ जाए तो भी बड़ी ई बन जाएगी, और बड़ी ई में बड़ी ई जुड़ेगा तब भी बड़ी ई ही बनेगा। इससे कोई और बड़ा नहीं बनेगा दूसरा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक डमरू ऐसा बीच में बना हुआ है, इस डमरू के चारों कोनों पर मैंने लिखा है अक्षरों को। इसका मतलब ये है कि इसको हमने इससे जोड़ा या इससे जोड़ा, इसको हमने इससे जोड़ा या इससे जोड़ा, तो किसी तरह से जुड़ेगा तो बनेगा ई। ऐसे ही जैसे ये दोनों बने हैं अपने अपने स्वरों से मिलने से, वैसे ही ऊ और ऊ आपस में जुड़कर ही बड़ा ऊ बनाएंगे। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का निर्माण कैसे होता है? दो बार छोटे ऊ जुड़ जाए, यानी दो बार ह्रस्व ऊ जुड़ जाए, दो बार बड़ा ऊ भी जुड़ेगा तो एक और पोंछ नहीं लगाना, इसमें बनेगा हमेशा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जुड़ के भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। किसी भी परिस्थिति में बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। और यही कारण है कि ये अपने समान स्वरों से मिलकर के दीर्घ बनते हैं, तो इन्हें हम दीर्घ स्वर तो कहते ही हैं। समान दीर्घ स्वर जोड़ देते हैं तो पता चलता है कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों समान दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि ये समान स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे हमने इसको देखा है, ठीक ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ का निर्माण होगा। किस प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ का निर्माण होगा, क्योंकि इनकी बात तो हम कह रहे हैं कि ये असमान दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि हम इनके बारे में ये कह रहे हैं कि असमान दीर्घ स्वर हैं। देखिए कैसे, जैसे ये ए लिखा है। अब इस ए के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अ और आ फिक्स रहेगा, मतलब अ और आ आगे रहेगा। कैसे? देखिए, अ और आ बनाइए डमरू। अगर इस अ में ई जुड़ गया, इस अ में बड़ी ई जुड़ गई, इस आ में छोटी ई जुड़ गई, और इस आ में बड़ी ई जुड़ गई, किसी भी कंडीशन में ए ही बनेगा। अभी आप देखिएगा, ये अ है, इस अ में हमने जोड़ दिया छोटी ई, तो क्या बनेगा मेरे भाई? बनेगा ए।
अगर हमने अ में बड़ी ई जोड़ दिया, हम बड़ी ई जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि आपको बड़ी ई से तारतम्यता बनी रहे, क्योंकि हम ह्रस्व और दीर्घ बोलेंगे तो हमारी आदत नहीं है, इस वजह से समस्या हो सकती है। तो घबराहट की कोई बात नहीं है। अ और बड़ी ई जोड़ेंगे तो बनेगा ए। हमने आ में, देखिए ध्यान से, आ में बड़ी, आ में छोटी, आ में छोटी, आ में बड़ी, तो आ में छोटी ई जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा, और आ में बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी ए ही बनेगा। हम क्या देख पा रहे हैं कि ए का निर्माण दो अलग अलग असमान स्वरों से मिलकर हो रहा है, और असमान स्वरों से मिलकर हो रहा है क्योंकि अ और आ आपस में समान है, लेकिन ई तो असमान है ना, ई तो असमान है ना। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि असमान दीर्घ स्वरों में पहला क्या हो गया, ए क्या हो गया, असमान दीर्घ स्वर हो गया। ऐसे हम ए का निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। इसमें भी क्या होगा, अ और आ तो भाई फिक्स है एकदम, और जो बनाए हैं, जो अभी जो बनाए हैं इसी को इसमें जोड़ देंगे। कैसे, अ और आ में आप जोड़ दीजिए ए, जैसे आप ऐसे देखिएगा, हम अ में ए जोड़ दें या आ में ए जोड़ दें, किसी भी परिस्थिति में क्या बनेगा, ए बनेगा। कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, उसे समझना भी चाहिए हम लोगों को, कि अ में ए जोड़ेंगे ए तो भी ए ही बनेगा, आ में ए जोड़ेंगे तो भी ए ही बनेगा। यानी हम एक बात और सीख सकते हैं कि यहाँ पे ए या ए कुछ भी जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा। अब हम आगे देख पा रहे हैं, एक और निर्माण करना है हम लोग को। मैं इसे मिटाता हूं, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि ए का निर्माण मैंने कराया, आ को फिक्स किया, छोटी ई बड़ी ई को मिला दिया। ऐसे ही ए का निर्माण आ को फिक्स किया, ए में से मिला दिया। अब देख रहिए दो, ए और ए दो आपने स्वर देखे, इसे आप ना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट करना आसान रहे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ओ और औ का निर्माण देखते हैं। हम लोग ओ और औ का निर्माण देखते हैं। देखिएगा, ओ और औ का निर्माण देखिएगा। आप देखिए ओ का निर्माण कैसे होता है भाई। फिर आ को फिक्स कर दीजिए, और आप खुद ध्यान दीजिए कि हमने मिला के बनाया था 3, फिर उसके बाद हमने आ को फिक्स करके छोटी ई बड़ी मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, हम आ को फिक्स करके छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला देंगे। देखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ को ऐसे मिला देंगे, छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, इनको मिलाएंगे आपस में तो क्या बनेगा, अ के साथ ऊ मिलाएंगे, अ के साथ ऊ मिलाएंगे, ओ बनेगा। अ के साथ बड़ा ऊ मिलाएंगे, अ के साथ बड़ा ऊ जोड़ेंगे, ओ बनेगा। आ के साथ छोटा ऊ जोड़ेंगे, ओ बनेगा। हम देख रहे हैं कि आ के साथ बड़ा ऊ जोड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में मेरे भाई ओ ही बनेगा। यानी इस ओ का निर्माण दो असमान दीर्घ स्वरों से हुआ है, दो असमान स्वरों से हुआ है। जैसे ओ का निर्माण हुआ वैसे ही हम औ का निर्माण करते हैं। ओ से ओखली, औ से औरत, ध्यान देंगे इस पर। औ का निर्माण होगा आ फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स ही है, शुरू से ही ये फिक्स है, और इसमें हमको जोड़ देना है जो बनाए हैं, अभी जो नया मटेरियल बनाया गया है इसी को इसमें जोड़ देंगे। तो ओ को भी जोड़ सकते हैं और औ को भी जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ करके आप देखेंगे कि आपको हमेशा औ का निर्माण होगा जैसे इन सब का हुआ है। तो अब यहाँ से कुछ प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है कि किन स्वरों को हम गुण स्वर कहते हैं और किन्हें हम वृद्धि स्वर कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिन पर एक मात्रा है, ए और ओ, इन पर एक मात्रा है, ऐसे मात्रा होती है, एक मात्रा ऊपर दिख रही है, तो इन दोनों को हम कहते हैं गुण स्वर। गुण स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 2 है और इन्हीं से गुण संधि बनती है, इन्हीं से गुण संधि बनती है। आप देखेंगे कई बार कि आप बहुत आसानी से संधि कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे कि ए और ओ, इनमें एक एक मात्रा आपको ऊपर दिखेगी और ऐसे स्वरों को हम गुण स्वर कहते हैं। ए और ओ गुण स्वर कहलाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ए और ओ गुण स्वर है
और जब हम गुण संधि पढ़ेंगे, जब हम स्वर संधियां पढ़ेंगे, तो उन स्वर संधियों में गुण संधि और वृद्धि संधि का नाम आएगा। तो जब गुण संधि का नाम आएगा तो हम देखेंगे कि जो भी बनेगा वो ए बनेगा या ओ बनेगा, यानी ऊपर हमेशा एक मात्रा ही दिखेगी, जैसे सुरेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेश, रमेश। और हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक ध्यान रखना हमेशा, कि जब भी किसी शब्द के अंदर बीच वाले पर एक मात्रा रहेगी, बीच वाले पर एक मात्रा ऊपर दिखेगी, तो संधि गुण संधि होगा। हम संधि वाले में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि हम बीच वाला कैसे समझेंगे, ये 3-3 है तो हम समझ रहे हैं, 4-4 होगा तो कैसे समझेंगे, जब 4 अक्षर होगा तो कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, महोत्सव। अब एग्जाम्पल देखिए, महोत्सव, तो जब 4 हो जाएंगे तो बीचवा में 2 हो जाएगा, और जब बीच में 2 हो जाएगा तो कन्फ्यूजन कि हेपर देखें कि हेपर देखें। तो उस कंडीशन में हम पहले वाले पर देखेंगे कि जब पहले वाले पर, यानी बीच वाले अक्षरों में पहले वाले पर जब ऊपर एक मात्रा दिखेगी तो गुण संधि होगा। तो ए और ओ गुण संधि वाले हैं, यानी गुण स्वर कहलाते हैं। और ऐसे ही हम यहाँ बात कर लेते हैं ए और औ, जिनमें 2 मात्राएं ऊपर दिखेंगी, ये वृद्धि स्वर कहलाएंगे, ये वृद्धि स्वर कहलाएंगे। यानी संधि पढ़ते समय जब वृद्धि संधि का नाम आएगा तो वहाँ हम देखेंगे कि जब 2 मात्राएं ऊपर दिखती हों तो वहाँ वृद्धि संधि होगा। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे एक ऊपर 2 मात्रा वृद्धि संधि, जैसे सदैव ऊपर 2 मात्रा वृद्धि संधि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो मैंने स्वरों के बारे में किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।